आज आपके सामने जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके दिल दिमाग के अंदर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन उनके जवाब ना मिलने की वजह से हम उस तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि गाड़ी की स्पीड तो 200 की है, लेकिन इंसान 20 की स्पीड में चला रहा है। गाड़ी की स्पीड, ब्रांड न्यू गाड़ी की स्पीड 200 तक की पहुंच सकती है, लेकिन वो 20 की स्पीड से ऊपर नहीं चला पा रहा। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है उसके फ्रंट मिरर पे क्या आ चुकी है? फॉग आ चुकी है, जिसकी वजह से जब तक वो फॉग रहेगी तब तक वो 200 की स्पीड 20 पे ही चलेगी। वो चाहे तो 50 कर सकता है, 60 कर सकता है, 100 कर सकता है, 110 120 भी कर सकता है, लेकिन वो 20 ही चला रहा है। और जबकि हैरानी की बात है, पूरा हाईवे खाली है, उसके बावजूद वो 20 की स्पीड में चला रहा है। और उसके पीछे है सिर्फ फ्रंट मिरर के ऊपर फॉग का जमा होना। और आज मैं आपके सामने, अगर आपके ऐसे ही फ्रंट मिरर, ये फ्रंट मिरर, ये फ्रंट मिरर, ये इसके ऊपर अगर फोक जमी है, तो ये कुछ 10 12 सवाल आपके उस फोक को हटाने में आपकी मदद करेंगे। तो आई होप दैट यू आर रेडी। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में चलते रहते हैं, राइट? लेकिन इसके जवाब तो सरल हैं, स्वाभाविक हैं, दिए जा सकते हैं। पर इनके सवालों के जवाब ना मिलने की वजह से या तो लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, या तो बहुत धीमी रफ्तार से चलते हैं, या फिर आधे अधूरे मन से चलते हैं, या तो बिना उत्साह के चलते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये कुछ सवालों के जवाब लेकर आया हूं। तो जवाब देने से पहले मैं सवाल शेयर करता हूं, और उसके बाद मुझे आप बताइएगा, प्रतिक्रिया दिएगा अपनी, कि आपको सवाल कैसे लगे। ठीक है ना? चलिए, मैं आपको कुछ 10 12 सवाल आपके सामने रखता हूं। ठीक है? सो पहला सवाल, अपनी टीम के सदस्यों को इस बिजनेस के लिए मैं पॉजिटिव कैसे करूं या एक्टिव कैसे करूं? अपनी टीम के सदस्यों को मैं इस बिजनेस के लिए कैसे पॉजिटिव और एक्टिव करूं? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब बिजनेस धीमा चल रहा हो तब मुझे क्या करना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं हेल्थ या वेल्थ किसके ऊपर बात करूं। मैं ग्राहकों को खोजूं या डिस्ट्रीब्यूटर को खोजूं? दिमाग मेरा ऐसे घूमता रहता है। ये तीसरा सवाल है। कभी कभार मैं सोचता हूं मैं फुल टाइमर आ जाऊं, पार्ट टाइमर हूं। तो मुझे कब फुल टाइमर बनना चाहिए? ठीक है ना? ये एक सवाल है। उसके बाद बिजनेस की सही स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? देन छोटा सवाल, इस बिजनेस के लिए मैं अपने परिवार को सकारात्मक पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, तो उसे कैसे बना सकता हूं? सातवां सवाल, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिजनेस को खड़ा कर पाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। आठवां सवाल, ऐसे बिजनेस ज्यादा चलते नहीं है, अब मैं इस कंपनी पर विश्वास कैसे करूं? नौवां सवाल, इस काम में कोई इज्जत नहीं है, इस काम को करने का मतलब अपनी इज्जत को खो देना। ये मेरे दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। 10वां सवाल, उन लोगों को मैं क्या जवाब दूं जो मुझे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है? 11वां सवाल, लोगों को कैसे जवाब दिया जाए जब वे कहते हैं कि मुझे यह नहीं पता कि मैं इस बिजनेस को सक्सेसफुली चला भी पाऊंगा या नहीं। अब मैंने तो इससे पहले इस बिजनेस को कभी किया नहीं है, अब मैं उसको जवाब क्या दूं ऐसे? 12वां सवाल और आखिरी सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो अक्सर लोगों के दिल में दिमाग में आता है। ठीक है ना? कभी कभी मेरे भी दिमाग में बहुत बारी आया है। कभी कभी तो मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ इस बिजनेस से कि मेरा बिजनेस छोड़ देने का मन करता है, राइट? और मैं इतना निराश हो जाता हूँ, इतना हताश हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कि इस बिजनेस में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या करूं? तो जवाब देने से पहले मुझे सवालों की कैसी आपकी फीलिंग आई है उसका मुझे बताइए। हाउ यू आर फीलिंग? अच्छा, मेरे 12 सवाल सुने भी है नहीं सुने आपने?
मेरी वॉइस आ रही है अमित जी? हाँ जी, आ रही है। आ अनम्यूट रही कर है? सकते हैं अपने आप को भी। है? यस। क्या मैंने जो 12 सवाल बोले अमरजीत जी आपने सुने? यस। यस 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 यस। वासु जी, 12 सवाल जो बोले गए हैं, यस अमरजीत जी। हाँ जी सर, सुने जी। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है जी। कई बार दिमाग में यही क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आते आपने हैं ये। पहला सवाल बोला। मतलब। हाँ जी, आ रही आवाज, आ रही मेरी जी। हम्म। पहले सवाल बोला ना, टीम को कैसे भी आगे लाएं या उसको कैसे मोटिवेट करें। और ये भी सही बात है आपकी भी, कई बार लगता है इसकी इज्जत नहीं काम की, क्योंकि लोगों को ग्राउंड में जाना, क्या करना है, ये सभी सवाल आते हैं दिमाग में, बिल्कुल आते हैं जी। हम्म। विशांत त्यागी कुछ कहना चाहते हैं? जस्ट 1 मिनट। यस विशांत जी, अपने आप को अनम्यूट कर लो वहां से। भैया बस मैं यही कहना चाहता गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग। सेकंड ये है, सवाल सबने आपके सुने हैं सर। और सच है कि फील्ड में हमारे साथ यही सवाल निकल के आते हैं, यही सब चीजें निकल के आती हैं। और थर्ड सर, एक ना चैट का ऑप्शन ऑन कर दो सर, जो आपके क्वेश्चन का आंसर उसमें चैट भी कर पाए। वो थोड़ा अवेयरनेस रहता है सर, जिसमें हम वो चैट कर नहीं मैं पाते हैं ना सर। चैट बॉक्स में मैं चाहता हूं कि जब मैं आप हैंड रेस करेंगे ना, और मैं एंड जी में 20 मिनट देता हूं, मैं उसी चैट के लिए देता हूं। क्योंकि चैट बॉक्स के अंदर करेंगे तो फोकस मेरा जाएगा या किसी और का जाएगा। लेकिन मैं 20 मिनट डायरेक्टली आपके साथ चैट करने के लिए ठीक है मौका सर। देता हूँ। वो आप ही के लिए, इसीलिए वो इनेबल है। ठीक है। राइट ना? ठीक है। वरना एक इंसान ने ठीक है चैट सर। लिखना है, फोकस यहां से झट के वहां चला जाएगा। ठीक है ना? दैट इज द रीजन। ठीक है। यस पूनम जी। और थैंक यू सर इस मीटिंग के लिए, सच में मतलब ये जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारी मीटिंग हो रही है ना सर, मेरी पूरी टीम इससे इतना ज्यादा सेटिस्फाई है और इतना ज्यादा मोटिवेट है सर। क्योंकि ऐसा रियल में था कि पहले भी मीटिंग बहुत अच्छी थी दीपक सर की, बट कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हम किसी दूसरी मीटिंग में बैठे हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, अपनी बात नहीं कर सकते। क्या तो बात है, थैंक क्या यू बात। सर। अब अपनापन फील थैंक यू। आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, 100%, 100%। अब आपको ये मेंटल ब्रेकफास्ट डेली मिलेगा, 365 दिन मिलेगा। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे सर। टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? ठीक है, ठीक है। डेली मिलेगा, थैंक यू तीन सर। सौ पैंसठ दिन मिलेगा, और इसके लिए आई एम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सर, थैंक। मेरे साथ में मेरी टीम, मेरे अपलाइन साथ है मेरे। ठीक है ना? हम सब बिल्कुल आपकी बिल्कुल सर। ग्रोथ के लिए एक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा मानना पता है क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, जी अगर चीनी की थैली के अंदर 250 ग्राम की चीनी की थैली के अंदर कभी 1 किलो चीनी नहीं जा सकती। अगर बिल्कुल चीनी सर। को बढ़ाना है तो उस थैली के आकार को बड़ा करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? तो सेम यहाँ पर मैं यस सर। आपको बताना चाहूंगा। हाँ वासु जी, व्हाट डू यू वांट टू से? हमारे वासु कोहली जी, मतलब सवाल, सवाल शेयर करने से पहले ही अनम्यूट करो वासु जी को। हाँ जी। नाउ आई एम एबल टू अनम्यूट सर। यस। सो सर, जो 12 क्वेश्चंस आपने रखे, सबने न केवल सुने बल्कि मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे वही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में आते हैं, राइट। और जो फ्रस्ट्रेशन वाला लास्ट पॉइंट आपने रखा, एक क्वेश्चन और मैं ऐड करना चाहूंगा, शायद वो कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी कवर किया है, बट इन एग्जैक्टनेस मैं उसे ऐड करना चाहूंगा कि जो घर वाले होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये कितना, ये पढ़ा लिखा है, या ये ऑलरेडी इंजीनियर है, डॉक्टर है, या कोई भी एमबीए है, उसके बाद में ये काम क्यों कर रहा है, मतलब वो। और जब हम लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, कोई ट्रेनिंग में चलिए, कोई वर्कशॉप में चलिए, कहीं पे हमारे साथ चलिए, तो उसके लिए वो रेडी नहीं होते हैं। तो वो चीज को कम्युनिकेट करना ना बड़ा ही दुखदाई हो जाता है घर में, राइट। वेरी फ्रैंकली, तो वो अगर उस सवाल को भी आप जो है वो सर, आई थिंक आपने, कवर करेंगे आपकी जो तो। भावनाएं हैं, आपकी हाँ, भावनाएं हैं, बने रहिएगा। आज आपको आपकी भावनाओं में बदलाव आते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये आपके बिल्कुल दोनों बिल्कुल। चीज मेरे आज उसमें कवर हो जाएंगे। तो आज का राइट राइट। सेशन बड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है ना? मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं तो एक मात्र पोस्टमैन हूँ, डाकिया हूँ। आपके लिए तो एक्सपर्ट डायरेक्टली दीपक बजाज जी ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे, जो एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है। ठीक है ना? आई एम जस्ट एज अ डाकिया का रोल प्ले करूंगा आपके सामने। यस पूनम जी।
हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। गुड ये जो मॉर्निंग। 12-13 सवाल है ना, ये कभी ना कभी हमारे सामने आते ही हैं, और ये बिल्कुल 100% मन की बात होती है हर किसी के। आई थिंक जो मेरी सोच है, तो सर मेरे भी मन में आता है। एक जो सवाल है वो मेरा अभी का ये है कि जब हम इस बिजनेस में ना थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, या फिर उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है, और हमारे मन में हमेशा ही रहता है कि हमारे जो दूसरे लोग हैं तो कहीं ना कहीं कोई रैंक अचीव कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता रहता है जो हमारी टीम है उसके माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम थोड़ा स्लो हैं, और उस टाइम हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है फुल टाइम का ही है। तो सर मेरा ये सवाल भी है, और थोड़ा सा मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम करके भी सक्सेस हैं, तो जो स्लो हैं तो कोई ऐसा तो नहीं कि उनका पार्ट टाइम ही करना जरूरी है। अ, थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करना चाह रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि आप अब मुझे ना सवालों की श्रृंखलाओं को जवाबों में बदल देना चाहिए। ठीक है ना? चलिए सर, शुरुआत करते हैं, उसके बाद जवाब लेंगे डेफिनेटली। स्टार्ट करते हैं। तो अब किसी का कोई सवाल नहीं लेंगे, सब अपने आप को अनम्यूट कर ले, सारे हैंड रेस करने की जगह बिल्कुल डाउन कर लें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। राइट। तो आप सब बस, मैं भी किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है? अब अपने ना फोकस को यहाँ लेजर फोकस बना लीजिए। मैं क्यों बोलता हूँ किसी भी पर्सन को अपनी वीडियो को ऑन करके बैठिए, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि वीडियो ऑन करने पे आपका खुद का फोकस बढ़ जाता है। मेरा फोकस तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपका खुद का फोकस बन जाएगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका फोकस लेजर फोकस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे अमरजीत जी बैठे हैं, अब उनका फोकस देख सकते हैं आप किस लेवल पे है। ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स। सो अपने टीम के सदस्यों को इस बिजनेस के लिए कैसे पॉजिटिव और एक्टिव करें। तो यहाँ जो जवाब मिला है उसको हम समझते हैं। यहाँ लिखा है, प्रोग्राम ही एकमात्र तरीका है। यहाँ लिखा है, उस व्यक्ति का जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति की जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, वो बेसिकली प्रोग्रामिंग उसको की गई है उसके स्कूल्स के द्वारा, या उसके कॉलेज के द्वारा, या उसके पेरेंट्स के द्वारा, या उसके सोसाइटी के द्वारा, या उसके नेबर के द्वारा, या उसके रिलेटिव के द्वारा। किस चीज की प्रोग्रामिंग की गई है? उसकी प्रोग्रामिंग की गई है नौकरी करने की। पढ़ो, लिखो और एक अच्छी कंपनी में जॉब करो। यहां पर अचानक से आप उसे बिजनेसमैन बनाने की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस के बारे में मैक्सिमम लोगों ने नहीं सोचा हो। अचानक से उसकी प्रोग्रामिंग जरूरी है, तो इसीलिए उसके बिलीफ सिस्टम नहीं आया। और वो बिजनेस जो मार्केट में बहुत कम लोग उसमें उसने सफल होते हुए देखे। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि प्रोग्राम ही एकमात्र तरीका है जिससे लोगों को बिजनेस में सकारात्मक एवं एक्टिव बनाया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करना तो बहुत आसान है, पर इसमें बने रहना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इसके लिए विश्वास की जरूरत होती है, और लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि यह बिजनेस उनकी जिंदगी में कैसा प्रभाव ला सकता है। और यह समझ आपको अगर मिल सकती है, तो प्रोग्राम ही एक ऐसा जरिया है जिससे आपको वो समझ मिल सकती है। सबसे अच्छे लीडर्स को भी प्रोग्राम चाहिए होता है। सबसे अच्छे लीडर को ही प्रोग्राम चाहिए होता है, जहां पर वह अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके। अगर आपके लोग लगातार प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो वे बिजनेस में बने रहेंगे, चाहे वो प्रोग्राम ऑनलाइन है, चाहे वो प्रोग्राम ऑफलाइन है। दोनों प्रोग्राम के अंदर अगर वो आपके लोग शामिल हो रहे हैं या आप शामिल हो रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। किस चीज के लिए? इस इंडस्ट्री के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, इस कंपनी के लिए। क्योंकि हमारा ब्रेन की प्रोग्रामिंग हमारे काम के लिए की गई है, इसके लिए नहीं की गई है। तो हमें अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग को इस इंडस्ट्री के लिए करना जरूरी है। और जब तक इसकी प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तब तक हम अपना सर्वोत्तम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए यहां पर यह बताया जा रहा है, अगर आपके लोग लगातार प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो वे बिजनेस में भी बने रहेंगे और धीरे धीरे बिजनेस में परफॉर्म करने भी लग जाएंगे। अगर वो धीरे धीरे बने रहेंगे, तो वो परफॉर्म करने भी लग जाएंगे। तो आप पांच की शक्ति को याद रखें। सामान्यतः लोगों को पांच प्रोग्राम की जरूरत शुरुआत में बहुत जरूरत होती है। लोग क्या करते हैं, बिजनेस में लोगों को लेकर आए और छोड़कर दूसरे की तरफ चले गए। नहीं, ऐसे मत कीजिए। उसे कम से कम मिनिमम पांच प्रोग्राम, जैसे हमारा एक ऑनलाइन प्रोग्राम तो चल रहा है, लेकिन हमारा ऑफलाइन में मंथली प्रोग्राम होता है, या फिर हमारा आरटीबी जैसे बड़े इवेंट्स होते हैं। राइट?
जिससे वे अपने बिजनेस पर विश्वास रख सके और अपना काम को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से शुरू कर सके। इसलिए यह सुनिश्चित करे कि आपके लोग प्रोग्राम में बार बार शामिल होने चाहिए। कभी कभार आप ये सोच के देखिए, एक ही डेट के ऊपर हमारे 4 अलग लोकेशन में होते हैं प्रोग्राम। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस वक्त मैं अपनी टीम के 2 पर्सन को लेकर, एक पर्सन पंचशील में तो दूसरा फरीदाबाद में, मुझे आगरा में प्रोग्राम था, तो मैं एक व्यक्ति को पंचशील से उठाया और दूसरे को मैंने वहां से फरीदाबाद से उठाया और मैं आगरा लेके चला गया। और फिर बाद में मैंने उसको वहां छोड़ा और यहाँ छोड़ा, फिर अपने घर पे आया। जानते हैं ये पेन लेने की बेनिफिट क्या हुआ? ये पेन लेने का बेनिफिट हुआ, एक व्यक्ति जिसने ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर थे। आप सब जानते हैं मिस्टर जोगेश ग्रोवर जी को, जो बेसिकली एक अल्टीमेटली पहले से करोड़पति पर्सनैलिटी, राइट। लेकिन मुझे जब ये बताया गया सर वो ऑलरेडी यूजर है, वो सिर्फ करोड़पति है, वो मतलब वो यूज करेंगे प्रोडक्ट को, तो मैंने मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि सर वो हमारी तरह काम नहीं कर सकते। मुझे ये बोल बताया गया हमारी तरह काम नहीं कर सकते, तो मैंने उन्हें बोला कि हमसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। उसकी वजह जानते हैं क्या है? उसकी वजह यह है कि पहली सबसे बड़ी, उनके पास टाइम भी है, उनके पास गुडविल भी है, उनके पास मनी भी है, उनके पास नेटवर्क भी है। और हमें क्या चाहिए? टाइम, मनी, गुडविल, नेटवर्क। लेकिन उनके पास जो नहीं है वो हम देंगे, वो है विजन और वो है वजह। तो उन्हें उठाकर मैं बेसिकली वहां लेके, पहले उनके दिमाग के अंदर ये थॉट था ये प्रोडक्ट बना है एक क्लास के लिए, तो मैं पहले अजीत जी के घर लेके चला गया। उनके घर पे जोगेश जी को बिठाया, तो पहले तो मशीन देखते हैं, फिर अजीत जी का घर देखते हैं, और वे हैरान हो जाते हैं, यार ये कमाल है, ऐसे व्यक्ति भी ले जाते हैं। और दोनों को बिठाकर फिर बाद में मैं आगरा लेके चला गया, और वहां पर बेसिकली जब उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया। कभी कभार ना यहाँ पर लोग सोचते रहते हैं मेरा प्रोग्राम होगा ना, मैं मेरा होना चाहिए, मेरा 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 मेरा। ये जो मेरा है ना, इसके अंदर बिंदा खो जाता है। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा, मेरे से एक ही थॉट रही है, जितने भी प्रोग्राम बने हैं यूनिवर्स ने मेरी और मेरी टीम की ग्रोथ के लिए बनाए हैं, बस। मेरे दिमाग में इसके अलावा और कोई सोच नहीं। अगर वो कोई भी प्रोग्राम है और वो आ गया, तो मैं उस पर्सन उस प्रोग्राम में लेके जाऊंगा और वहां पर एक कनेक्टिविटी डेवलप करूंगा लोगों के साथ, और अपनी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। इस तरीके से बेसिकली मैंने की है। तो आपको भी मैं ये सलाह दूंगा, और यहाँ पर दीपक जी भी वही सलाह दे रहे हैं। तो ये पहले सवाल का जवाब है आपके। दूसरे सवाल का जवाब, जब बिजनेस धीमा चल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? जब बिजनेस धीमा चल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो जवाब है, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए। ठीक है? अपने पर्सनल काम के साथ साथ टीम में भी गतिविधियां बढ़ा दे। ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाओ, और अपने पर्सनल काम के साथ साथ अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी डेवलप करो। प्रोडक्टिविटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। अपनी प्रेजेंटेशन बढ़ाओ, अपनी टीम के साथ कनेक्ट होके उनके गोल बनाकर उनकी प्रेजेंटेशन बढ़ाओ। गति भावना को बढ़ाती है, और भावनाओं में रफ्तार मिलती है। सबसे आगे आकर सबसे ज्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं, और निजी तौर पर सबसे ज्यादा अचीवर्स बनाएं। राइट। कुछ ही हफ्तों में आपकी टीम आपको देखकर आगे बढ़ने और बिजनेस फिर से बढ़ने लगेगा। राइट। आपके बिजनेस में से संबंधित किसी भी समस्या के लिए गतिविधियां बढ़ाकर काम करना उसका एकमात्र विकल्प है। अब आप सोच के देखिए, यही एकमात्र विकल्प है। और अगर आपको लगता है कि शायद अभी आप उतने सक्षम नहीं हैं, और आपके सीनियर कहीं ना कहीं बिजी हैं, आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो यहां पर आप सोच के देखिए, आपके सीनियर डेली बेसिस पे 8 से 9 आपको प्रेजेंटेशंस देने के लिए आते हैं। आपकी टीम को आते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट को आते हैं, उनके जवाब देने का काम उनका, प्रेजेंटेशन देने का काम उनका। आप उस समय किसी के पास चले जाइए और उस पर्सन को प्रिपेयर कर दीजिए सुनने के लिए, और बता दीजिए कि आज अलादीन का चिराग मिलने वाला है। जो जीवन में जो तुम्हारे कष्ट हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, रिकॉग्निशन, कुछ भी, आज आप 1 घंटा आराम से उसे सुनने के लिए तैयार करा के उसका पानी बाद में टेस्ट करके आ जाओ। और अगर कोई जवाब है, जो आप वो सवाल है उनके, तो उनका जवाब वो सीनियर दे देगा। सोच के देखिए। राइट। और धीरे धीरे आप खुद एक अच्छे प्रेजेंटर बन जाएंगे। उसकी भी कोशिश कीजिए, जिसका मैंने कल आपको एक प्रैक्टिस अप्रोच की बात बताई थी, कि बेसिकली मैं एक
रिसेंटली एमएनसी कंपनी की पार्ट बनी हूँ, मेरे पास में एक बहुत शानदार मुझे प्रोडक्ट है जिसकी मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। अब वो देनी है ग्रुप के अंदर, बट मैं बहुत हेजिटेट हूँ, बहुत शाई और बहुत ही मुझे नर्वस हूँ। तो मैं तेरे पास आकर प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए और तू मुझे एक फीडबैक दे सके। तो ये स्क्रिप्ट यूज करके भी आप आगे एक्ट कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल है आपको इस बिजनेस के लिए अपने परिवार को कैसे मैं सकारात्मक बना सकता हूं। ज्यादातर लोग ये उनके दिमाग में रहता है, हाउ आई कैन मेक माई। अच्छा वासु जी कहाँ, ये धोनी का सवाल है। तो अभी आपको वासु जी आ जाइए कि कैसे मैं अपने परिवार को इस बिजनेस में सकारात्मक बनाऊं, हाउ ही दे ऑल कैन बी पॉजिटिव। तो इसका तरीका सुनना चाहेंगे? वासु जी आ जाइए। इसका तरीका क्या है? सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने परिवार को सकारात्मक बनाऊं, पॉजिटिव बनाऊं, तो उसका तरीका है उन्हें सकारात्मक बनाने की कोशिश छोड़ दीजिए। कितना बढ़िया तरीका है, सोच के देखिए। अपने परिवार को सकारात्मक बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उन्हें सकारात्मक बनाने की कोशिश छोड़ दीजिए। उन्हें बार बार यह कहना कि सकारात्मक बनो, पॉजिटिव बनो, उनके अंदर सकारात्मकता की कमी के बारे में चिंता करना आप छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि इस बिजनेस या किसी अन्य बिजनेस के बारे में उन्हें सकारात्मक बनाने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, पहला है समझ। तरीका नंबर 2, दूसरी है उपलब्धि। अगर आप रियली में चाहते हैं वो पॉजिटिव बने, तो आपकी उपलब्धि यानी आपकी अचीवमेंट और अंडरस्टैंडिंग उनकी, ये अपने आप उनके अंदर पॉजिटिव लेकर आ जाएगी। उसके लिए क्या करें? समझ प्रोग्राम में शामिल होकर ही आ सकती है। अगर वो समझ विकसित करना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम में होकर ही आ सकती है। प्रोग्राम से भरोसा विकसित होता है, और जब किसी के अंदर भरोसा हो जाता है ना, तो वह इस बिजनेस के लिए जरूर सकारात्मक हो जाता है। दूसरा, उनकी सकारात्मकता की कमी पर गौर करने की बजाय, उनकी सकारात्मकता की कमी कि मेरे परिवार में इस चीज की कमी है, उनकी उपलब्धियों पर ध्यान दें। ठीक है ना? एक अच्छी आय पाने के लिए और एक अच्छी रैंक पाने के लिए अच्छी खासी मेहनत करें, काम करें, उस डायरेक्शन में काम करें। जब घर में पैसा आता है ना और परिवार को किसी बड़े स्टेज पर पहचान मिलती है, तो फिर सकारात्मकता अपने आप आने लगती है। मेरे परिवार में मेरे से मेरे फादर से ज्यादा नेगेटिव कोई नहीं हो सकता पूरे ब्रह्मांड में। किसके लिए? इसके लिए, राइट। लेकिन मैं अपने आप से सवाल करता था, इनको ही करके दिखाना है। इनको ही करके दिखाना है। कम से कम एटलीस्ट ये बोल सकेंगे आज पापा के अंदर एक फीलिंग्स डिफरेंट है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये काम चलता नहीं है, तो इसलिए कह रहा है क्योंकि उन्होंने ये चला नहीं पाए या किसी को उन्होंने चलते हुए देखा नहीं है। जब किसी को चलते हुए या चलाते हुए देखा नहीं या खुद नहीं चला पाता कोई, तो वो अपनी फीलिंग को दूसरों के सामने रखने का यही तरीका कहता है ये बिजनेस चलता नहीं है। वो ये नहीं बोलेगा मैं इस बिजनेस को चला नहीं पाता। ठीक है ना? इसीलिए अपने परिवार को एक अच्छे खासे, जब आप अचीवर बनते हैं, छोटे छोटे रैंक को आप फोकस करिए, अचीवर बनते हैं, तो आपकी वो अचीवमेंट, आपकी वो उपलब्धि, वो आपके पेरेंट्स के अंदर धीरे धीरे पॉजिटिविटी की वजह बनती है, राइट। और आपको जब वो बार बार कहते हैं ये छोड़ दे, ये कुछ नहीं रखा, तो इनडायरेक्टली वो आपका आत्मविश्वास और आपकी भी समझ और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं कि वाकई में उस चीज के प्रति कितने कॉन्फिडेंट है। आपका विश्वास का लेवल तो नहीं डगमगा रहा। पता लगा 5 बातें मैं बोलूं और आप डगमगा गए, तो बाहर के रिजेक्शंस तो बाद में जीतोगे, पहले परिवार से तो जीत लो। राइट। तो बिजनेस में समझ एवं उपलब्धि की कमी इसका मूल कारण है। आप इसके कारणों पर काम कीजिए और उसके प्रभाव अपने आप अच्छे होने लगेंगे। ठीक है? अब इसके बाद आता है, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता है इस बिजनेस को खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, कुछ मुश्किल नहीं है। पहली चीज एक बात बता दूं,
आप जो भी करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं ना, कमिटेड हो जाते हैं, उसे करने के लिए सीखने को तैयार हो जाते हैं, वह आपके लिए अपने आप वो आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि बिजनेस मुश्किल है, पर इसे करना या इसे सीखने की इच्छा की कमी बहुत होती है लोगों में। राइट। आज हमें जो आसान लग रहा है, जो हम बिना सोचे आसानी से कर सकते हैं, वह भी हमें कभी मुश्किल लगता था। सोच के देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। जब आपने शुरुआत में साइकिल चलाई थी, साइकिल, क्या वो आसान थी? दो पहिए पे साइकिल, बंदा बैठेगा तो गिर जाएगा, बैलेंस कैसे बनेगा? क्या वो आसान थी जब शुरुआत में चलाई थी? राइट। या जब आप बड़े होकर जब आपने कार चलाई थी, जिसमें पहले आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, कहाँ देखूं मैं, है? यस, इसको संभालूं, इसको संभालूं, नीचे क्लच ब्रेक गियर संभालूं, या इस मिरर को देखूं या उस मिरर को देखूं, है? आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा टफेस्ट अगर मेरे लिए कोई काम होगा ना, वो कार चलाना था। और जानते हैं उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी कंडीशनिंग किसने करी? मेरे पिताजी ने। क्यों बोलते थे, बेटा जब भी कार चलाओ ऐसे ध्यान रखो, आगे देखना पड़ती है, पीछे देखना पड़ता है, इधर देखना पड़ता है, इधर। मतलब सिखाने का भी तरीका कुछ ऐसा था कि मेरे अंदर ही डर आ गया, भाई मैं तो जीवन में नहीं कर सकता ये काम। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस वक्त मैं खुद कार में पहली बार बैठा था, और पहली बार मैं अपने साथ में एक जिद की वजह से मैग्रोले नाम की कंपनी में, जब मैं सेंट्रो गाड़ी आई मेरे पास फर्स्ट, तो वही मेरे सीनियर ने, मेरा एक वीक का चेक बना था 1,02,038 रुपए का, 2018 में। एक उस वक्त भी रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था। तो उस सिचुएशन में आ, जब मेरा चेक बना तो मेरे सीनियर ने इंसिस्ट किया कार के लिए। मैंने कहा मुझे चलानी तो आती नहीं। तो उस वक्त रजत मुझे काफी असिस्ट करता था उस वक्त। फिर बाद में मैंने कहा चल मैं सीखता हूँ, तो मैंने ड्राइवर हायर करा, जो स्कूल पर्सन आते हैं सिखाते हैं। तो वहां पर उस बंदे ने, मैं पकड़ रहा था तो उस बंदे ने मुझे एक बात बोल दी, तुझे हैंडल तो पकड़ा नहीं जाता, तू कभी जीवन में बेसिकली गाड़ी नहीं चला सकता। और जब बंदा मुझे ये बात बोल देता है ना, पता नहीं मेरे कौन से दिमाग के ओरे के अंदर कौन सा चीज ट्रिगर हो जाती है, जैसे ही मुझे कोई बंदा ये बोल देता है, बस उसके बाद बेसिकली मैंने अगले दिन क्या हुआ, उसको लेके ही नहीं गया। मैंने अपने घर में मेरे रिलेटिव आए होते, मैंने उसे बिठाया और मैंने कहा कि तुमने एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर चलना है। वो वहां लेके गए, मैंने कहा मुझे ब्रेक और गियर बता दियो, उस वक्त मैंने चलाई। अगले दिन जनकपुरी चलाई, और तीसरे दिन मैं नोएडा लेके चला गया। मैंने कहा अब तू बैठ रहा। तो जो चीज आपकी जिद करवा सकती है, वो कोई दूसरी चीज नहीं करवा सकती। इसीलिए इस बिजनेस को करने के लिए ये स्किल टैलेंट आता रहेगा, कम्युनिकेशन आता रहेगा, लेकिन जिद तो आप ही की होगी। जिद कहां से लेकर आएंगे? जिद तो आपकी होगी, है? जिद्दी इंसान इतिहास रचता है, समझदार तो इतिहास रटता है। पागल रचते हैं, समझदार रटते हैं। ठीक है ना? सो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस बिजनेस पर खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब साइकिल चला ली, कार चला ली, जब हमने शुरू किया था, तो ये सारी चीजें हमारे लिए मुश्किल थी, लेकिन फिर भी हमने सीखी। और आज अगर आप देखेंगे, हम फोन चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और तब भी हम कार ड्राइव कर लेते हैं। तो मैं उसे कस्टमर केयर, जहां अगर मेरे फोन में कोई समस्या आ गई, सोच के देखिए, अगर मेरे कोई फोन में समस्या आ गई तो मैं उसे क्या करूंगा? मैं उसे कस्टमर केयर ले जाऊंगा, जाऊंगा ना, जहां मैं कुछ मिनट में इसकी समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। अब यहाँ मेरे लिए फोन की समस्या दूर कर पाना मेरे लिए कितना मुश्किल था, सोचो। सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल था। लेकिन फोन एक्सपर्ट के लिए कितना आसान था, सोच के देखिए। मैं अपने बिजनेस के लिए 100 लोगों से आराम से खुशी से बात कर सकता हूं, पर मैं अपनी रसोई, एसी, कार, अन्य चीजों को मैं बेसिकली ठीक करने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि वो सारे काम मेरे लिए मुश्किल है। तो जो भी किसी काम को सफलतापूर्वक कर रहे हैं, वह उसे अच्छे से करने में सक्षम है, क्योंकि उन्होंने पहले सीख लिया। अगर आप इस बिजनेस को सीखने के लिए अपना समय और प्रतिबद्धता देने को तैयार है, कमिटमेंट देने को तैयार है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप कुछ समय के बाद में आप भी इस बिजनेस में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसीलिए लाइफ में याद रखो, आपको इस बिजनेस में जब आप एक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कॉल कर रहे हैं, कॉल करने में रिजेक्शन पे फोकस मत करो, अपने स्किल्स पे फोकस करो।
I am doing just to upgrade my skills. When I'm delivering a presentation, I'm upgrading my skills. जब मैं किसी को क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, आई अपग्रेडिंग माई स्किल्स. हर सिचुएशन में एक ही चीज को फोकस करो, आई एम अपग्रेडिंग माई स्किल्स, आई एम अपग्रेडिंग माई स्किल्स, आई एम अपग्रेडिंग माई स्किल्स. इस चीज को माइंड में रखो. अगर कोई लगे कि मुझे यार बोलने की स्किल नहीं है, अगर आप ये सोचे अगर मेरे अंदर ये आ जाते हैं तो उसके प्रॉफिट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, लिखो एक एक करके. यार अगर मेरे अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई तो मेरे रिलेशनशिप में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है. मेरे बॉस के साथ, मेरे कलीग के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, या मेरे सोसाइटी में लोगों के साथ में, कितने लोगों के अंदर मेरे अंदर अगर ये स्किल्स अगर डेवलप हो गए तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं. तो जब कभी ब्रेन को वो बेनिफिट्स मिलते हैं तो ब्रेन ट्रिगर होता है उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए. तब जाके ब्रेन उस रिजेक्शंस को, ऑब्जेक्शंस को, उसको ध्यान ही नहीं करता, क्योंकि ब्रेन में आपने डाला कि ये बेनिफिट है, इस बेनिफिट से मुझे, मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूं. व्हाट माय पॉइंट. सो इसीलिए अपने दिमाग को इस चीज के लिए ट्यून करें. ये एक स्किल है. किसी को जवाब देना एक स्किल है, कम्युनिकेट करना स्किल है, अंडरस्टैंड करना स्किल है, अपनी बात किसी के सामने रखना स्किल है. ठीक है ना. ये सारे स्किल्स अगर आपके पास आते हैं. प्रेजेंटेशंस क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंट प्लस स्टेशन. प्रेजेंट प्लस स्टेशन. जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो व्यक्ति को उसी स्टेशन पर प्रेजेंट रखने वाला व्यक्ति एक बेस्ट प्रेजेंटर कहलाता है. ठीक है ना. वो पता लगे भूतकाल और भविष्य काल में चला गया तो बात नहीं बनेगी. प्रेजेंट प्लस स्टेशन, उसी स्टेशन पर प्रेजेंट रखो उसे. आपने जो बात फर्स्ट प्रॉपर्टी बोली उसी स्टेशन पे, और इंश्योर कर लो कि हाँ भाई जो पहले प्रॉपर्टी बताई है, अच्छा अब मुझे बताएंगे आप इस प्रॉपर्टी को जो मैंने एक्सप्लेन करा है, प्लस ओआरपी और माइनस ओआरपी, आपका कौन सा पानी है? तो बोलेगा प्लस ओआरपी. प्लस ओआरपी कौन सा पानी होता है? सड़ चुके टमाटो जैसा, ताजे टमाटो जैसा? नहीं नहीं, प्लस ओआरपी का पानी सड़े हुए टमाटो जैसा होता है. उसके मुंह से निकलवा दिए कि मेरा पानी प्लस ओआरपी का और मैं सड़ा हुआ पानी पी रहा हूं. मेरा पानी एसिडिक है और मैं एसिड पिला रहा हूं. जब उस अपने मुंह से निकलवा दिया ना, फिर अपने आप से उसे बोलना, सर वाकई में अब आपने थोड़ी देर पहले बोला था, अब क्या वाकई में आपको लगता है इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए? यू नीड टू आस्क इट सर. आगे चलते हैं. बहुत ही शानदार आगे क्वेश्चन है. और इस काम में मेरी कोई इज्जत नहीं है. माँ बाप क्या बोलते हैं? अरे भैया इतना एमबीए करी है, पीएचडी करी है, पढ़ा लिखा है बच्चा है, फिर वो अपनी इज्जत खराब कर रहा है कि मेंबर मुंबर चेन चून बनाने में लग गया है. वासु जी अब तो आप आ जाओ. अब आप ही के लिए सवाल का जवाब है, देख लो. है, चलिए जवाब देता हूं, ध्यान से सुनिए. अगर दिमाग में ये विचार आ जाए कि मेरी इस काम में कोई इज्जत नहीं है, आप मुझे ऐसा कोई एक काम बता दो जिसमें इज्जत की गारंटी है. आप मुझे कोई एक काम ऐसा बता दो जिसमें कोई इज्जत की गारंटी है. कृपया हमेशा याद रखिए कि कोई भी काम आपको आय एवं इज्जत की गारंटी नहीं देगा. ना आपको इनकम की गारंटी देगा, ना आपको इज्जत की गारंटी देगा. यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस काम से पैसा और इज्जत कैसे कमाते हैं. क्या आपको लगता है हर जगह आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे? कुछ डॉक्टर आपकी किडनी ठीक करेंगे तो कुछ किडनी निकाल डालेंगे. पता है आपको? कुछ अच्छे डॉक्टर भी है, कुछ बुरे डॉक्टर भी है, आपको पता है. ठीक है. अब आप बताइए मुझे, कुछ अच्छे शिक्षक भी है, कुछ बुरे शिक्षक भी है. कुछ आपको फ्री में भी पढ़ा देंगे और कुछ पढ़ाने से पहले पहले बोलेंगे भैया मम्मा से पेमेंट लेकर आओ, सॉरी अब पेमेंट नहीं आएगी तो मैं आपकी नहीं पढ़ा सकती. ठीक है ना. पैसा आएगा तो मेरा मुंह खुलेगा, नहीं आएगा तो नहीं खुलेगा, सिंपल, जाओ यहां से. और कुछ ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, वो भावनाओं को समझते हैं, कोई बात नहीं, इनकी फीस अभी नहीं आई है, बाद में आ जाएगी. लेकिन उस बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो बेसिकली टीचर इतना प्रोफेशनल है तो कहानी नहीं चलेगी, मनी माइंडेड है तो कहानी नहीं चलेगी. ऐसे ही कुछ अच्छे अकाउंटेंट भी होते हैं, बुरे अकाउंटेंट भी होते हैं. ठीक है ना. कुछ अच्छे लॉयर भी होते हैं, बुरे लॉयर भी होते हैं. कुछ लॉयर होते हैं जो वाकई में दिल से किसी को सर्व करने में इच्छुक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उनकी जेब से खाली करने में इच्छुक होते हैं. इसीलिए तो बोलते हैं भाई तीन कोट से बच कर रहो, एक काला कोट, एक सफेद कोट, एक खादी कोट. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी इज्जत बनाई होती है. लेकिन वहीं पर ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है
जो सफेद कोट अच्छा काम करता है, काला कोट अच्छा काम करता है, या खाकी कोट अच्छा काम करता है, तो हम बेसिकली देखने के प्रोफेशन को, नजरिए को बदल देते हैं। राइट। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे कुछ इंश्योरेंस एजेंट भी मिलेंगे अच्छे, और कुछ बुरे इंश्योरेंस एजेंट भी मिलेंगे। राइट। हर काम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने निजी मूल्य एवं आचरण से रोल मॉडल बन जाते हैं। वही उसी काम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे गलत तरीके से करने के कारण बहुत बदनाम हो जाते हैं, और उस काम को भी बदनाम कर देते हैं। ध्यान से सुनना, क्या जो मैंने बात बोली है, ऐसे वही ऐसे लोग होते हैं जो काम को भी बदनाम कर देते हैं, खुद को भी बदनाम करते हैं। इज्जत तभी आएगी जब आप अपने काम को सही मूल्य एवं प्रतिबद्धता, ईमानदारी और बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से करोगे। राइट। झोला छाप की तरह नहीं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स एक एक्सपर्ट भी होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और एक कुछ झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं। राइट। दोनों में डिफरेंसेस है। इसी तौर पे कुछ यहाँ पर झोला छाप नेटवर्कर भी होते हैं, कुछ यहाँ प्रोफेशनल्स भी होते हैं। वो डिलीवर करने से पहले, जवाब देने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर आपके सामने मुंह उठा के बैठ गया? एक एक चीज लिखी हुई है, देखो एक एक चीज, कौन सा पॉइंट स्टार मार्किंग है, कौन से पे एम्फेसाइज करना है, आपके सामने रीड कर रहा हूं ना मैं, उससे पहले मल्टीपल टाइम रीड कर चुका हूं मैं। वरना आप अगर बुक आपके सामने रख दी जाएगी तो आप ऐसे रीड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी मैंने प्रिपेयर करके आया हूं आपके पास में, और उसमें कौन से एक्सपीरियंसेस डालने हैं, कौन सी बातें डालनी है, कौन सी फीलिंग्स डालनी है, कौन सी जगह मैंने एम्फेसाइज करना है, सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है ना? तो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये लिखा है कि इज्जत तभी आएगी जब आप अपने काम को सही मूल्य एवं पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी से करेंगे। अगर आप इन सब चीजों का अनुकरण फॉलो करने के लिए तैयार है, तो आप खुद के लिए वही इज्जत देख पाएंगे जो इस धरती पर किसी और बिजनेस में मिलती है। असल में आपको यह समझने के लिए एक नेटवर्क मार्केटर होना पड़ेगा कि किसी प्रोफेशन में असली इज्जत एवं प्यार का क्या अर्थ होता है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे, आप हमारे सीनियर्स लीडर बन के देखो, एक रैंक क्वालिफाई करो, एक -3, और जो -3 है, 6A, 6A2, -2, -3, बहुत सारे व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। मैटर ये नहीं करता आप किस लेवल को अपग्रेड कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप चाहे 3A लेवल के व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप इज्जत कमाओगे। और एक 6A वाला है, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो इज्जत नहीं कमाएगा। वो ऐसा लगेगा कि या तो डाउनलाइन की वजह से, या तो अपलाइन की वजह से, या तो सिस्टम की वजह से ग्रो कर गया। राइट। क्योंकि फील्ड में दिख जाएगा फील्ड में दिख जाएगा। कंट्रीब्यूशन इज मोर 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 इंपॉर्टेंट। आपको एक बात ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। आप चाहे 1% कंट्रीब्यूट करें, 1%, लेकिन कंट्रीब्यूट करें। ठीक है ना? लोग कंपटीशन के चक्कर में कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन में भी बिजी रहेगा, तो वही व्यक्ति दूसरों के लिए कंपटीशन बन जाएगा। ठीक है ना? तो आपका दिमाग कंपटीशन पे नहीं होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन पे होना चाहिए। इतना कंट्रीब्यूट करो, इतना कंट्रीब्यूट करो, इतना कंट्रीब्यूट करो, इतना कंट्रीब्यूट करो कि लोग आपसे कंपटीशन करने लग जाएंगे और आपके दिमाग में कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है ना? सो इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखो। इज्जत सिर्फ एक ही चीज से आती है। एक बात ध्यान रखना, छोटी सोच का मोची मोची, बड़ी सोच का मोची बाटा, छोटी सोच का लोहार लोहार, और बड़ी सोच का लोहार टाटा। अगर आपने देखेंगे, दुनिया में एक बर्गर बेचता है रोड पर, तो दूसरा बेचता है नेटवर्क बनाकर, जिसको मैकडी कहते हैं। एक टायर का काम कर रहा है तो दूसरा टायर का काम कर रहा है, जिसको MRF कहते हैं। एक मोमो रोड रेडी पे बेच रहा है, और एक वाव मोमो फ्रेंचाइजी बेच रहा है। एक टिक्की बेच रहा है तो एक बिट्टू टिक्की वाला टिक्की फ्रेंचाइजी बेच रहा है। बताइए मुझे, बताइए। दुनिया में काम आपको इज्जत नहीं देता, आप उस काम को किस सोच और विजन से करते हैं, और आप उस सोच और विजन को कितना बड़ा और बढ़िया करते हैं, वो ही आपकी इज्जत डिसाइड करेगा। क्या फर्क पड़ता है आप MBA है, PhD है, मैं तो नहीं हूं। ना मैं MBA हूं, ना मैं ग्रेजुएट हूं, ना मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैं तो 10th पास हूं। एक व्यक्ति MBA है, डबल MBA है, ट्रिपल MBA है, बहुत टैलेंटेड है, स्किलफुल है,
लेकिन सोसाइटी में 0% कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या करेंगे उसकी डिग्री का? और एक व्यक्ति कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लोग इंस्पिरेशन लेते हैं उससे। तो उसके बाद आपके होने से जीवन में लोगों के क्या बदलाव आ रहा है, वो आपकी इज्जत डिसाइड करेगा, ना कि आपकी डिग्री आपकी इज्जत डिसाइड करेगी। आप डिग्री होल्डर जितने मर्जी हो जाए, वासु जी अगर अभी आप है, जो आपका सवाल है वो सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, जितने मर्जी कोई भी डिग्री कैरी कर ले, लेकिन ये डिग्री आपकी पैसे की ग्रोथ डिसाइड करेगी, ये जरूरी नहीं है। आपकी डिग्री जब इंप्लीमेंट होगी, इंप्लीमेंट करके लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होगा, वो लोगों की लाइफ से बेसिकली वैल्यू ऐड होने के बाद जब वो पैसा देंगे, तब जाके आपकी इज्जत बनती है या किसी व्यक्ति की इज्जत बनती है। राइट और रॉन्ग? मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कोई डिग्रियां नहीं है, मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, कोई भी, किसी भी तरह की, लेकिन मेरे अंदर एक सोच है। क्या सोच है? कि मैं लोगों के जीवन में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूं, उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूं, उनके जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकता हूं। सिर्फ यही सोचता रहता था मैं, सिर्फ यही सोचता रहता था। राइट? रजत मुझे बार बार बोलता रहता था, भाई तू एक, मुझे भूपिंदर सर भी बोलते थे, इतनी बढ़िया पोजीशन पर आ गया है, तुझे क्या है, चुल मची है, तू क्या ढूंढ रहा है? सर कोई ऐसी चीज देख रहा हूं जिससे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो रजत मुझे बोलता था, भाई तू किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। मैंने कहा मान लिया, लेकिन मैंने कहा कोई एक ऐसी चीज थी होगी जो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके, और वो एक चीज चाहिए और एक तरीका चाहिए जिससे मैं लोगों की लाइफ में वो चीज फैला सकूं। तो मेरे पास में वो चीज आ गई, जल के रूप में आ गई और सिस्टम के रूप में आ गई। तो सोच के देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं होगा? 100% होगा। तो जब आपका विजन, आप काम कर रहे होते हैं, तो आप कैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने विजन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इज्जत के आई थिंक आपको कुछ आइडियाज मिल गए होंगे। उसके बाद यहां पर जवाब है, उन लोगों को मैं क्या जवाब दूं जो ये कहते हैं कि उनके पास समय या पैसा नहीं है? उन लोगों को मैं क्या जवाब दूं? तो यहां लिखा है, मुझे पता है, तभी तो मैं आपसे इस बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आया हूं। अब जब बंदा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास मनी नहीं है, हम क्या कहते हैं? टाइम नहीं है, मनी नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, जिस चीज की, जो भी व्यक्ति आपको बोलता है मेरे पास इस चीज की समस्या है, बोले मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं करना नहीं चाहता, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं करना नहीं चाहता, या मेरे पास स्किल नहीं है इसलिए मैं करना नहीं चाहता, जिस चीज की समस्या है उसी को वजह बना लीजिए। उस व्यक्ति के पास अगर टाइम नहीं है, तो आप उससे एक सवाल कीजिए, आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसी काम को अगर करते रहे, तो कितने साल बाद आपको लगता है कि आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके 1 महीने के लिए कहीं भी चले जाएं अपनी फैमिली के साथ, फिर भी आपके फाइनेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा समय कब आएगा आपके प्रोफेशन में? तो वो बोलेगा ऐसा तो कभी नहीं आ सकता। तो फिर बाद में आप बोलिए, इतना बिजी रहना ये आपकी अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है? तो बंदा कहेगा, यार ये तो मेरी प्रॉब्लम है यार, मैं तो अचीवमेंट सोच रहा था। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, दूसरे के टाइम को अपने में जोड़ने का आपके पास क्या सोर्स है? बताइए मुझे। आप या तो सैलरी देकर दूसरे का समय जोड़ सकते हो, जो इन्फोसिस और विप्रो ने किया। सैलरी दी, सेटअप दिया, दूसरे की पावर को अपने सोर्स बना ली। या आप फ्रेंचाइजी मॉडल कोई होता आपका, जिसके थ्रू आपके पास टाइम मिल जाता, जो मैकडी और केएफसी ने किया। या आप कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आ जाते, जैसे ओला उबर ने किया, इनोवेटिव आइडिया लेकर आया, ओयो ने किया, जोमेटो स्विगी ने किया। राइट? अब आप बताइए, इन तीनों में से कौन सा आपके पास, आपको लगता है इनमें से आप कहीं फिट बैठते हैं? वो कहेगा कहीं नहीं। तो चौथा मैं दे रहा हूं ना आपको, चौथा मैं आपको दे रहा हूं, बिना सैलरी दिए, बिना सेटअप के, दूसरे की पावर को अपने लिए रिसोर्स बनाने का ऐसा सोर्स दे रहा हूं जिससे आपको वैसी फोर्स मिल सके। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? है इतना खूबसूरत सिस्टम जिससे आप, आपके नेटवर्क के अंदर आप कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा एम्बिशियस हैं, हाँ, आपसे टैलेंटेड है, हाँ, आपसे स्किलफुल है, हाँ, तो जब भी आप मिलोगे तो सिर्फ चाय पी कर आ जाओ, यही चाहते हो आप? मैं कभी कभार बोल देता हूँ,
इनमें से जो आपके 5 दोस्त हैं, जो आपसे ज्यादा एम्बिशियस है, आपसे टैलेंटेड, आपसे स्किलफुल है, जो बढ़िया बढ़िया सेटअप रन कर रहे हैं, तो इनके साथ जब भी आप मिलोगे सिर्फ चाय पी कर आ जाओ, गप्पे लड़ा के आ जाओ, बस यही चाहते हो आप? अरे मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, इन सभी पर्सन की पावर आपके लिए रिसोर्स कैसे बन सके, वो सोर्स देने आया हूं मैं। थोड़ा सा ऐसा फोकस करके देखिए, तो आपको वो फोर्स मिलेगी जिसके बाद हॉर्स की तरह दौड़कर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे जब तक नहीं पहुंचे। राइट और wrong? तो उसके दिमाग खुल गया। सही कह रहे हो यार, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक्चुअली क्या है कि प्रोडक्ट मत बेचो, वजह बेचो, विजन बेचो, कारण बेचो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक बंदा का बेसिकली उसके दिमाग में ये फिरकरी घूम रही है और इंसान काला पीला नीला हरा करने की बातें कर रहा है। कहां से कहानी बनेगी? ये तो वही वाली बात हो गई, यहां पर मेरे चोट लग गई हम और पूरी बॉडी में मलहम लगा दी सिर्फ यही छोड़कर, तो दर्द का निवारण कैसे होगा? ऐसे बंदे कर रहे हैं। 100 प्रेजेंटेशन दे दी सर, ऑर्डर नहीं हुआ। अच्छा, तो 100 बंदों के एक दर्द यहां था, दूसरे के दर्द यहां था, तीसरे के दर्द यहां था, लेकिन जिस जिसके दर्द था उसी जगह को छोड़कर बाकी सब जगह मलहम लगा कर आ गया। और फिर बंदा बोल रहा है सर पता ही नहीं यार, मेरा कुछ हुआ नहीं। अबे भाई डायग्नोस कर लेता ना कि उसका उसके साथ चैलेंज किस एरिया में। राइट और wrong? तो इस एरिया में ध्यान रखो। अगर किसी के पास पैसे की समस्या है तो उससे पूछ लो कितने साल हो गए वर्क करते हुए। बंदा बोलेगा मुझे 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल हो गए, ठीक है। तो मुझे एक सवाल आता है, मैं सुबह कितने बजे जाते हो? तो बंदा बोलेगा 10 बजे जाता हूँ। आते कितने बजे हो? 7 बजे तक आता हूँ। सोते कितने बजे हो? 11 12 बज जाते हैं। ये जरूर पूछा करो, सुबह कितने बजे आते हो, आते कितने बजे हो। और तीसरा सवाल, सोते कितने बजे हो। जब बंदा बोलेगा मैं 12 बजे तक सोता हूँ, तो 7 से लेकर 12, 5 घंटे, चलो 2 घंटे हटा दें तो 3 घंटे फिर भी बचते हैं। 2 घंटे फैमिली को दे दिए आपने, खाने पीने में दे दिए, 3 घंटे बचते हैं। 3 घंटे को मैंने मल्टीप्लाई किया 365 से, तो 1000 घंटे बनते हैं। और 20 साल से आपके पास तो 20,000 घंटे कहाँ गए आपके? थोड़ी देर के लिए तो शौक हो जाएगा, जैसे बम फट गया। कहाँ गए 20 साल में 20,000 घंटे? हाँ, जवाब बाद में, सवाल बाद में। 20,000 घंटे कहाँ गए? तो बंदा बताएगा हाँ मुझे। तो समस्या पैसे की है या आइडिया की है? अपने 3 घंटे डेली के हिसाब से 1 साल के 1,000 घंटे, 20 साल के 20,000 घंटे चले गए। और अगर आपके पास आज भी कोई आइडिया नहीं है, प्लानिंग नहीं है अपनी ग्रोथ की, तो अगले 20 साल के अंदर 20,000 घंटे बर्बाद करने के लिए फिर से तैयार हो जाए। राइट और wrong? तो समस्या किस चीज की है? समस्या पैसे की है या समस्या उस आइडिया की है, उस प्लानिंग की है, उस ग्रोथ की है? मतलब कसम खा रखी है कि अपने आप को पूरा झोस रहा है दूसरों को अमीर बनाने के लिए, है? कसम खा रखी है। तो पर्सन को उसको जगाने का काम है हमारा। अब यहां से आपको कहीं भी लग रहा है मैं प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूं? बताओ मुझे। अभी तो मैंने बात ही नहीं करी, ना मैंने अल्कलाइन की बात करी, ना मैंने माइक्रो क्लस्टरिंग की बात करी, मैंने कोई बात ही नहीं करी। समस्या को डायग्नोस करके उसको समाधान उसके अनुसार देना जरूरी है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अभी मेरे सामने कोई पर्सन बोल रहा है कि भाई मेरा पास तो, कोई भी बंदा है, जो बंदे के पास जो प्रोफेशन है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है उसके पास में सपना भी होता है, उसकी समस्या भी होती है। आपका काम 5 स याद रख लेना। अगर आपको स से सफलता चाहिए तो 5 स। पहले था सामने वाले की समस्या को, सपने को समझना, सपने को समस्या को समझना, समझने के बाद समाधान देना, फिर साथ देना, फिर मिलेगी स से सफलता। राइट? पहला सा, सपने को, समस्या को समझना, सपने को समस्या को समझना, फिर समाधान देना, फिर साथ देना, फिर मिलेगी स से सफलता। लेकिन यहाँ तो इंसान बेसिकली प्रोडक्ट बेचने के अंदर इतना माहिर है, ना सामने वाले के सपने को समझता है, ना समस्या को समझता है, ना समाधान देता है, और साथ तो भूल ही जाओ। ठीक है ना? तो फिर विकास नहीं होगा, दिक्कत आएगी। यहाँ पर हम आपको साथ दे तो रहे हैं, मॉर्निंग में आकर, इवनिंग में आकर, ठीक है ना? ऐसा हमें तो साथ नहीं मिला, लेकिन अंदर क्या थी? जिद। अंदर क्या थी? आग। जिस भी व्यक्ति यहाँ बड़ा है तो समझ लो वो व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई आग होगी, कोई ना कोई वजह होगी। और उस वजह को जब तक आपने नहीं ढूंढा तब तक कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक शब्द होता है, वो है काश।
बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक, उन सभी की लिस्ट बनाओ जो सिर्फ अब तक काश बन के रह गए, और इस सिस्टम के द्वारा उस काश को प्रकाश दो। आपका दिन हर दिन अवकाश में बदल जाएगा। फिर आपको एक हफ्ते में एक अवकाश नहीं मिलेगा, आपको तो हर दिन अवकाश मिलेगा। फिर संडे एक हफ्ते में एक दिन नहीं आएगा, फिर तो रोज संडे आएगा। राइट और रॉन्ग? अब एक सवाल है 11, लोगों को कैसे जवाब दिया जाए जब वे ये कहते हैं कि मुझे मुझे यह नहीं पता कि मैं इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चला भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैंने पहले कभी इस बिजनेस को नहीं किया। देखो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ पढ़कर बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मैं कोई भी अपने तरीके से नहीं बोल रहा। आप चाहो तो इस बुक को जब आप परचेज करोगे तो 12 सवाल मेरी जाने के बाद आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा? डुप्लीकेशन और लेवरेजिंग दोनों होगा। मेरे जाने के बाद में आपने ये चीज अपने टीम के साथ जब आप पढ़ोगे तो उनका विजन क्लियर होगा। अंदाज अलग हो सकता है, मेरा अलग तरीका है, आपका अलग तरीका है, ठीक है ना? अब नवाजुद्दीन सिद्दीक और सलमान खान दोनों किक मूवी में आए। नवाजुद्दीन सिद्दीक ने सलमान की कॉपी नहीं करी, तो सलमान ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कॉपी नहीं करी, ठीक है ना? दोनों ने अपना किरदार बड़ी बेखूबी निभाया, तो मूवी हिट हो गई, ठीक है ना? राजपाल यादव भी वो कॉमेडियन है, जॉनी लीवर भी कॉमेडियन है, लेकिन दोनों कॉमेडियन कभी एक दूसरे की कॉपी नहीं करते। उसका अपना तरीका है, उसका अपना तरीका है। तो आपको अपने तरीके को सामने लेकर आना है, ठीक है ना? कॉपी किसी के तरीके को मत करना, ठीक है ना? तो आप सिर्फ अपने अंदाज को, अपने तरीकों को लेकर आओ। कोई साइलेंट प्लेयर होगा तो कोई वायलेंट प्लेयर होगा, कोई एक्साइटेड होकर बोलेगा तो कोई नॉर्मल लेवल पे बोलेगा। तो हर व्यक्ति का अपना एक फोटे है, ठीक है ना? अब यहां पर लिखा है कि लोगों को कैसे जवाब दिया जाए जब वे ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चला भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इस बिजनेस को नहीं किया। तो यहां पर एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने जब यह बिजनेस पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसे ही लगा था। अब यहां पर क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट, मैं एक वकील था। अब वकील आप हैं, वकील शिक्षक है, डॉक्टर है, आपका जो भी कोई काम है। तो क्या बोल रहे हैं, मैं एक वकील था, मैंने कभी भी सेल्स नहीं की थी और ना ही कभी कोई टीम बनाई थी। पर ऐसी किसी एक बातचीत के दौरान जो हम अभी कर रहे हैं, मेरे अपलाइन ने मुझे यह एहसास कराने में मेरी मदद की कि मैं एक सफल वकील दो कारणों से बना। पहला कारण, बहुत वर्षों से कानून के विषय में मेरी बहुत गहन पढ़ाई, यानी कि मैंने पढ़ाई की, और फिर काफी सालों तक उस पढ़ाई की मैंने प्रैक्टिस की। मतलब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया तुम वकील कैसे बने। पहली, एक तो तुमने पढ़ाई की और दूसरा उस पढ़ाई की प्रैक्टिस की। बोलते नहीं है डॉक्टरी करने से आपने पढ़ गए तो इसका मतलब डॉक्टरी बन जाओगे, उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी होगी। वरना या सीधा आपको डिग्री लेकर डॉक्टरी की आपको ऑपरेशन थिएटर में तो उतार नहीं देंगे, फिर तो काम हो गया, ठीक है ना? तो मैंने कई सालों तक कानून को पढ़कर इसकी प्रैक्टिस की ताकि मैं एक वकील बन सकूं, जिससे मेरा एक सुरक्षित भविष्य होगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, अपने सपनों को पूरा करूंगा, काम में संतुष्ट रहूंगा। अब अगर ये सारी चीजें इस बिजनेस में मुमकिन है तो क्यों ना थोड़ा और समय लगाकर मैं इसको भी सीख लूं और फिर इसकी भी प्रैक्टिस कर लूं। अब वहां तो सिर्फ एक डॉक्टर थे, यहाँ पर आप एक बार बताइए, कभी कभार पर्सन पता है क्या कहता है, सर नेटवर्किंग के अंदर ना कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी व्यक्ति एंटर कर सकता है। गलत। पढ़ा लिखा कोई भी हो या अनपढ़ हो, कोई भी एंटर कर सकता है, ये सच है। लेकिन कामयाब हो सकता है, ये सच नहीं, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना पड़ेगा। पढ़ा लिखा किसे कहते हैं? वो जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, डेवलपमेंट की डिग्री है? नहीं, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है जो डेली पढ़ता है और डेली लिखता है, उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। और जो पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, वो उसी के इक्विवेलेंट है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो अंगूठा छाप है। जो पढ़ता लिखता नहीं है वो एकदम उसी के समान है जो पढ़ना लिखना जानता नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जो पढ़ता है लिखता है वो भाई साहब उससे कहीं गुना आगे बढ़ जाएगा, जो बहुत डिग्रियां कैरी कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी डिग्रियों को जाले लगना शुरू हो गया, क्योंकि काफी समय तक, देखो एक बात ध्यान रखना, तीन चीज बोलूंगा। एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज, एक होती है एजुकेशन। तीनों को मैं एक लाइन से डिफाइन करता हूं। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ।
आपने कहीं पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपको क्या मिली? इंफॉर्मेशन। ठीक है। जब इस इंफॉर्मेशन को आपने किसी को दिया, उसने कहा हाँ यार क्या नॉलेजेबल व्यक्ति है ना, है। जब इंफॉर्मेशन दूसरों को प्रकट करते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कितना नॉलेजेबल व्यक्ति है। लेकिन जब उस नॉलेज का हो जाता है इंप्लीमेंटेशन, तब आप कहलाते हैं एजुकेटेड। गॉट माई पॉइंट? सॉल्ट वाटर इज अ पावरफुल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थ्री इडियट मूवी के अंदर, फिजिक्स के अंदर पढ़ाया गया सॉल्ट वाटर इज अ पावरफुल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इंप्लीमेंट आमिर खान ने करके दिखाया। ठीक है ना? तो उस वो है एजुकेटेड। तो जहां पर इंप्लीमेंटेशन हो जाता है ना नॉलेज का, वहां एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है, वो एजुकेटेड हो जाता है। इसीलिए यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, जानते रहो आप, लेकिन आपने किसी को जाना, ये इंफॉर्मेटिव बने। लोग पहले स्टेज के अंदर ही ईगो कैरी कर लेते हैं। जब आप इस जानकारी को दूसरों को देते हो तो नॉलेजेबल बने, लेकिन जो आप दे रहे हो उसको इंप्लीमेंट करते हो तो एजुकेटेड बनते हो, और वो कन्विक्शन कैरी होता है, और वो कन्विक्शन ट्रांसफर होता है फिर। गॉट माई पॉइंट? अदरवाइज वो कन्विक्शन ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। दिस इज द फैक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि हम लोग आज जो भी कर रहे हैं उसमें हम किसी समय नहीं किया हो, हमने इसे सीखने की सोच और लगातार प्रैक्टिस से हम इसमें बेहतर होते गए। शुरुआत में ये आसान नहीं था, पर जैसे से हम करते गए उसमें धीरे धीरे मास्टर होते गए। इस बिजनेस के लिए भी यही है। हम जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस में से जल्दी और अच्छा तरीके से हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना मिलकर कोशिश की जाए। राइट? जब यहां इतने सारे लोगों को सफलता मिल सकती है तो आपको और मुझे क्यों नहीं मिल सकती? चलो इसे सीखें और करें। वैसे भी हम अपने नियमित काम वैसे ही जारी रखेंगे। आप जो काम कर रहे हैं आप उस काम को वैसे ही जारी रखें। राइट? ये एक सवाल हुआ। अब आपके सामने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और सवाल था कि ग्राहकों एवं डिस्ट्रीब्यूटर के बीच को बैलेंस कैसे बनाए। यहां पर बताया गया है कि हमारे बिजनेस के लिए दोनों जरूरी है। आप कुछ ऐसे लोग भी आपकी टीम में होंगे जो आपको पता है ये बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन उनकी गुडविल मार्केट में बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उस व्यक्ति को एसोसिएट कर गए, उसको आप सेल करके पूरे के पूरे एरिया के अंदर आप अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? आपके पास ऐसे कस्टमर भी होने चाहिए। तो रेशो बताई गई है 20 और 80। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना 80% समय डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं और 20% अपना ऐसे कस्टमर बनाएं। राइट? और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसे कस्टमर बनाते हैं तो अगर आपने उनको सर्व किया तो फ्यूचर में मान लीजिए एक महीने में एक व्यक्ति 4 है, 20 पर्सन है, अगर वो एक महीने में एक दिन एक व्यक्ति को सर्व करता है, चाहे फिजिकली चाहे डिजिटली, सर्व करता है, बात करता है, पूछता है कैसा यूज हो रहा है, कैसा कर रहे हैं, कैसा चार पानी चल रहा है, कितनी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो जानते हैं क्या होगा? वो 20 दिन में 20 बंदे निपट गए। अगले फिर दोबारा महीने आया, फिर 20 बंदों को एक महीने में एक ही बार कॉल करा, सर्व करा, तो जानते हैं क्या होगा? आप एक साल के अंदर सिर्फ 12 कॉल करी है। वो कस्टमर की बात कर रहा हूं। लेकिन वो व्यक्ति को जब कभी आप अगर इनवाइट करेंगे ना अपने इवेंट में तो वो व्यक्ति आएंगे। वरना जनरली क्या होता है, इंसान की आंख तभी खुलती है, फोन करते हैं कब? जब इवेंट आता है, और बंदा कहता है इसकी आंखें तभी खुलती है, उससे पहले तो इस बंदे ने कभी कॉल नहीं करना, कभी पूछना नहीं है मैं जिंदा हूं मर गया, मेरी मशीन में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, पानी बना रही है नहीं बना रही। एक्चुअली जब इनविटेशन तभी आएगा, कॉलिंग तभी आएगी जब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब आपसे ये है। तो आप अपनी एक एक्सेल शीट बनाकर, किसी के 20 है, किसी के 50 है, किसी के 100 है, एक महीने में एक कॉल तो बन सकती है ना? आया ना? और अगर आपको लगता है आपके पास नहीं आई तो आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन फ्रस्ट्रेशन की वजह बनेगी। ठीक है ना? तो रेदर देन एक्सपेक्टिंग द थिंग जस्ट एक्ट। इसीलिए जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक्ट नहीं करते, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जो वो एक्सपेक्ट करते। लेकिन अगर आप एक्ट करते हो ना बिना एक्सपेक्ट किए, तो वो एक्सेप्ट कर लोगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। सोच के देखिए, गहराई है बात में। जब कभी मिलेंगे तो उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। लास्ट में सवाल का जवाब दूंगा और इस पे विराम दूंगा।
राइट। कभी कभी मुझे इस बिजनेस को छोड़ देने का मन करता है। मैं इतना निराश हो जाता हूं कि लगता है कि इस बिजनेस में मैं सफल ही नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करूं? मुझे पता है ऐसे ये सवाल अक्सर बहुत सारे लोगों का होगा, बोलेगा कोई नहीं। मेरा तो था भाई, सच बता रहा हूं मैं। क्योंकि मेरे सामने तो ऐसी सिचुएशन आई थी, पहली मशीन 3 महीने बाद, दूसरी उसके 5 महीने बाद, तीसरी उसकी 4 महीने बाद। कोई ऑनलाइन इवेंट नहीं, कोई ऑफलाइन इवेंट नहीं। जिसने ज्वाइन करवाया था मुझे और रजत को, हमारे जो स्पॉन्सर थे, वो उन्होंने टाटा अलविदा कर दिया था। सतपाल सागर जी तो हम सभी के हैं, तो उन्हें कहाँ फील्ड में दौड़ाते रहेंगे। तो आज तक कभी उन्हें भी नहीं दौड़ा पाए। तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचा। तो उस दौरान में बहुत सारे ऐसे मौके हैं। आपके पास तो आना ही नहीं चाहिए पूनम जी। अब तो किसी के पास आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो इतना पावरफुल सिस्टम बन गया। डेली का, वीकली का, मंथली का, ऑफलाइन का, ऑनलाइन का, आरटीपी का, इतना कुछ। वहां तो बेसिकली मेरे टाइम में ना टेस्टमोनियल्स थी, ना फिर हेल्थ की टेस्टमोनियल, ना वेल्थ की टेस्टमोनियल। ना किसी को दिखा सकता था, ना मिलवा सकता था। राइट। और रात को सोन आते वक्त तो पापा और खड़े हो जाते थे, हाँ भाई कुछ हुआ, करा, छोड़ क्यों नहीं देता, किन रखा है इस कामों के अंदर। एक वो भी सुनना पड़ता था। तो ये विचार आ सकता है, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर जवाब क्या दिया जाए, ये हम सुनते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट बताते हैं कि आपके दिमाग के अंदर ये व्यवहार आ सकता है कि मैं इस बिजनेस को छोड़ देने का मन करता है और मैं निराश हो जाता हूँ। देखिए, ऐसी दो परिस्थितियों में होता है। बहुत बार लोग बिना कुछ ट्राई किए ही काम छोड़ देते हैं। पहली सिचुएशन, वो ट्राई ही नहीं करते, यानी वो बिना प्रेजेंटेशन ही नहीं दी उन्होंने आज तक कभी। कुछ लोग आप देख मिलेंगे, वो प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। वो अपने सीनियर से कुछ ट्राई करवाएंगे, 5-10 प्रेजेंटेशन, और रिजल्ट नहीं मिला ना तो छोड़ देंगे। फिर वो बोलेंगे मैंने भी एक दिन कैंगन करी थी। राइट। वह कभी कभार आधे मन से बिना कुछ सीखे ही असल में क्या करना है, एक दो मीटिंग करवा लेते हैं, कुछ फोन कॉल कर लेते हैं, बस। लोगों की पहली कुछ प्रतिक्रिया जानकर वे निराश हो जाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। और उन सारे लोगों के लिए मैं बस यही कहूंगा कि आप इस बिजनेस में संयोग से आ जरूर सकते हैं, पर आप अचानक ही इसमें सफल नहीं हो सकते। आप संयोग से आ सकते हैं, बाय चांस आप इस बिजनेस में आ सकते हैं, बट सफल नहीं हो सकते। आपको समझना पड़ेगा कि एक बिजनेस और सफलता के लिए यह है कि एक बिज या आपको यह समझना पड़ेगा कि यह एक बिजनेस है, और सफलता के लिए कोशिशें एवं समय दोनों की जरूरतें होती हैं। आपको काम के मूल सिद्धांत समझने होंगे। सफलता का स्वाद चखने के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए वाकई में गंभीर हैं, तो प्रोग्राम में जाओ, फील्ड में जाओ। अगर आप बिना कीमत चुकाए सफलता पाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि इस काम को आज अभी इसी वक्त छोड़ दें। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना। कुछ अन्य लोग सब कुछ करने के बावजूद भी उत्साहजनक परिणाम के अभाव में इसे छोड़ देना चाहते हैं। कुछ लोग कुछ अन्य लोग सब कुछ करने के बाद उत्साहजनक परिणाम के अभाव में, यानी कि बड़े एक्साइटेड रिजल्ट वो नहीं एक्सपेक्ट करे उन्होंने, तो उसके बावजूद भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। मैं उनकी स्थिति भी समझ सकता हूँ। मुझे भी कई बार काम छोड़ देने का मन किया, पर हर बार जब मैंने काम छोड़ने का मन बनाया, तब मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर यह नहीं तो फिर क्या। मेरे दिमाग में हमेशा यही रहा, अगर ये नहीं तो व्हाट नेक्स्ट। ईएस से बीए में अगर मैं आना चाहता हूँ, अपना खुद का नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, बिना सैलरी और सेटअप के, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने वाले कौन होते हैं? जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आम इंसान काम करता है, खास इंसान नेट बुनने का वर्क करता है। ध्यान से सुनिए, आम इंसान सिर्फ वर्क करता है, और वेल्थ क्रिएट करने वाला इंसान नेट बुनने का वर्क करता है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है, मैं उनकी स्थिति समझ सकता हूं। अगर यह नहीं तो फिर क्या, तो मेरे दिमाग में भी आया, अगर यह नहीं तो व्हाट नेक्स्ट। मैं नेटवर्क कैसे बना सकता हूँ बिना सैलरी और सेटअप के? कौन सा दूसरा तरीका है? तो फिर दोबारा मैं घूम के यहीं आता हूँ। और यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि दो ही काम होते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करना और एक नेटवर्क क्रिएट करना। सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो क्रिएट किया हुआ सिस्टम को हमने ऑन कर लिया। अब हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, नेटवर्क क्रिएट करना। पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप और क्या करेंगे, ये सोचो। फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मैंने यह बिजनेस क्यों शुरू किया था। जब कभी आपको छोड़ने का मन हो, तो अपने आप से सवाल करो कि मैंने इसको शुरू क्यों किया। दोबारा से सवाल करूंगा,
जब कभी आपको छोड़ने का मन हो तो बैठो अपने साथ और सवाल करो, मैंने इसको शुरू क्यों किया था। अगर आपके शुरू करने के पीछे वजह कोई दूसरा है तो कहानी नहीं बनेगी। कभी कभी आपको अपने आप को जबरदस्ती खींचकर आगे ले जाना होता है। ये याद रखिए कि संपन्नता सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर की दूरी पर है। सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया ना, वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक नया व्यक्ति आपके बिजनेस की परिस्थितियों को बदल सकता है। और प्रोग्राम में जाए और अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। आप अन्य सीनियर अपलाइन से भी परामर्श ले सकते हैं। अपनी गतिविधियों को बढ़ा दें, ज्यादा प्लान दिखाएं, अपने लोगों को प्रोग्राम में ले जाएं। जल्दी आप अपने से कहीं ज्यादा अच्छा करने लगेंगे। लास्ट पैराग्राफ 2 लाइन का, ध्यान से सुनिएगा, इस पे मैं शब्दों को विराम दूंगा। कभी भी प्रोग्राम में शामिल होना बंद ना करें। अगर वहां आपके साथ कोई भी नहीं है, तो भी अकेले प्रोग्राम में जाएं। अकेले, मैं अकेला दिल्ली से आगरा अकेला गया हूं। दिल्ली से अकेला आगरा गया हूं, मुंबई गया हूं, जयपुर गया हूं, पटना गया हूं, अकेला भी गया हूं। अपने अपलाइन से जुड़े रहें और कभी कभार उनसे मिलते रहें। और अगर आप यह सब करेंगे तो आप बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे और आप एक सफल व्यक्ति बनकर रहेंगे। थैंक यू सो मच। नो वे टाइम। सो 10 मिनट अब आपसे बातें करेंगे, फिर 8 बजे हम वाइंड अप करते हैं। तो पूरा पौने 8 बज गए हैं। 15 मिनट, 10-15 मिनट आपके लिए। अब आपके सवाल हो तो आप रेज कर सकते हैं। नो, यू आर मोस्ट वेलकम। यस, रेडमी से एक मैम है, शुरू से लेकर अब तक बड़ी एक्साइटेड है। तो चलो मैडम को रेडमी से, रेड रेड जो इनका फेस पे एक्सप्रेशन है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को आपका हर सवाल, हर बात यंग इस कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो गई है। और ये जो चीज है ना, जैसे आप कह रहे हो अकेले, आप कह रहे हो अकेले, तो मैं इस टाइम अकेली तो नहीं हूं मैं, बट परिवार का सदस्य नहीं है कोई साथ मेरे, बट मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरी अपलाइन मेरे साथ है। तो मैं सक्सेस इसमें होना ही क्या बात है, है। ऐसा जज्बा आपके अंदर है